अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? अच्छा जी, कल हम लोगों ने डिस्कशन की थी ऑन द आर्टिकल ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और मैंने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन के हवाले से कुछ बेसिक बातें बताई थी। आई होप सो कि आपको वो सारी बातें कुछ हद तक याद होंगी और समझ आई होंगी। इसके अलावा मैंने एक वीडियो आपके साथ आज सुबह शेयर की थी। तो क्या आपने वो वीडियो देखी है? क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देखी है तो फिर तो हमारे लिए आज का आर्टिकल काफ़ी आसान होगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ेगी। ओके, ठीक है मरवा, शाबाश। जी खोला बेटे, आपने वो वीडियो देखी? अच्छा जी, चले। बहरहाल मैंने आपको सेंड तो की थी वो, आपको देख लेनी चाहिए थी। अच्छा, बहरहाल हम ब्लैक बॉडी के ऊपर जो हमने बातें की थी, मैं एक दफा आपके सामने वो रिपीट कर देता हूँ। ब्लैक बॉडी बेसिकली एक परफेक्ट बॉडी है। परफेक्ट बॉडी से मेरी यहाँ पर मुराद है एक आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट है ये। यानी कि ये एक आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट है। रियलिटी में कभी भी एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होती। लेकिन बहरहाल अगर हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात करें तो ये एक आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट है या एक परफेक्ट बॉडी है जो कि सारी रेडिएशन जो इसके ऊपर गिरती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। और एब्जॉर्ब करने के बाद सारी रेडिएशन को एमिट भी करती है। और फिर हमने तीन इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में याद रखनी है कि ब्लैक बॉडी आइडियल एब्जॉर्बर भी होती है, आइडियल एमीटर भी होती है, लेकिन रिफ्लेक्टर ये सबसे गंदी होती है, वर्स्ट रिफ्लेक्टर होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखी थी वो ये वाली बातें थी। पहली बात, एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सम वेवलेंथ आर एमिटेड इन लार्ज अमाउंट। जैसे आप इस कर्व के अंदर देखें, जो कि मैंने इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ बनाया है, तो इस ग्राफ में जब आप देखते हैं तो ग्राफ एक कर्व है और कर्व इस पॉइंट पर मैक्सिमम है और बाकी हर पॉइंट पे मैक्सिमम से कम है। यानी कि एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती तो ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती, कर्व ना बनता। कर्व बना है इसका मतलब है कि कुछ वेवलेंथ ऐसी हैं जो ज्यादा अमाउंट में एमिट होती हैं और कुछ वेवलेंथ ऐसी हैं जो कम अमाउंट में एमिट होती हैं। बहरहाल अब मैं आपको उसके नीचे लेकर चलता हूं। मैंने आपको यहाँ पर ये प्लेटिनम के हवाले से बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वेवलेंथ कम होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। ठीक है जी। तो यहां से हमें पता चला, ये बात पता चलती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वेवलेंथ कम होती है और वो हमें इस प्लेटिनम के कलर से पता चलता है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर आपने बातों को जरा ध्यान से समझना है। और ये है जी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। आर्टिकल बेसिकली हमारा क्या है? आर्टिकल है हमारा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। ये आप देखेंगे तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फौरन बाद आपको मिल जाएगा, बल्कि उसी के आर्टिकल के अंदर है। तो एनर्जी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, दिस इज अवर आर्टिकल। अच्छा जी, अब ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या होती है इसके ऊपर तो हम बात करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर हम ब्लैक बॉडी को लाएंगे कैसे? ब्लैक बॉडी को बनाएंगे कैसे? अब ये ब्लैक बॉडी बनाएंगे कैसे, इसका आइडिया सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने दिया, उस साइंटिस्ट का नाम था लमर। ठीक है। अब हम लमर से पूछते हैं कि भाईजान आप कैसे बनाएंगे एक परफेक्ट आइडियल बॉडी?
तो वो कहता है कि देखें, हम एक परफेक्ट आइडियल बॉडी तो नहीं बना सकते, लेकिन हम एक ऐसी बॉडी तो बना सकते हैं जो नियरली परफेक्ट हो या नियरली ब्लैक हो परफेक्ट। और वो कहता है, इमेजिन करें कि ये आपके पास एक बॉडी है, एक मेटल का बॉक्स है जिसके अंदर हमने एक छोटा सा होल कर दिया है और अंदर से एक कैविटी बना दी है कुछ इस तरह से। ये आपके पास एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। अब मैं पूछता हूं, अच्छा वो कैसे, ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्यों है? तो वो कहता है, असद देखो कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी वो होती है जो सारी की सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आप जब इसके अंदर कोई लाइट की रे भेजोगे, लेट से कि यहां से आप इसके अंदर कोई लाइट की रे भेजते हो जो कि कुछ इस तरह से मूव करती हुई यहां जाती है, तो वो कहता है कि जब ये लाइट की रे इस दीवार के साथ टकराएगी तो एन मुमकिन है कि ये इधर रिफ्लेक्ट होकर आए, और जब ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी तो फिर ये रिफ्लेक्ट होगी और दूसरी दीवार के साथ जाकर टकराएगी। अब जब जब ये रिफ्लेक्ट होगी, इसकी कुछ कुछ एनर्जी दीवार के अंदर एब्जॉर्ब होती जाएगी, और सेमी पॉसिबल चांस है, यानी बहुत अच्छी वैल्यू का ये चांस है कि ये इसके अंदर ही कैद हो जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। अगर सारी एनर्जी अंदर ही कैद हो जाएगी और कोई एनर्जी बाहर नहीं जाएगी, तो ये आपके पास एक नियरली परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। यानी क्या, ऐसी ब्लैक बॉडी है जो कि नियरली क्या है, परफेक्ट है। तो हम ऐसी ब्लैक बॉडी को कहते हैं कि बेसिकली दिस इज अ नियरली परफेक्ट ब्लैक बॉडी, जो कि हमें किसने बताया था, लंबर ने। दिस कॉन्सेप्ट वाज बेसिकली गिवन बाय लंबर। तो ये एक साइंटिस्ट थे आपके पास एंड इनका नाम था लंबर, और ये आपका कॉन्सेप्ट दिया है लंबर, जो कि एक नियरली परफेक्ट बॉडी बनाने का कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, अब इसके बाद यहां पर एक और साइंटिस्ट थे जिसका नाम था प्रिंशियम, ठीक है। और तो ये पूरा एक लमर एंड प्रिंशियम का एक्सपेरिमेंट है। तो यहां पर मैं कहता हूं कि बेसिकली एक्सपेरिमेंट था लमर एंड प्रिंशियम। अच्छा, अब लमर एंड प्रेंशियम ने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो उन्होंने रिजल्ट निकाला वो आपने बहुत तवज्जो से समझना है, क्योंकि बेसिकली ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ आपने इंतहाई तवज्जो के साथ समझना है। तो बेटा, उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया कुछ इस तरह से, एंड बेसिकली ये ग्राफ जो है, ये इसमें एक साइड पर आप लेंगे वेवलेंथ, जिसको आप कलर के तौर पर शो कर सकते हैं, ठीक है। वेवलेंथ का मतलब क्या है, कलर, आप कलर के तौर पर मान के चल सकते हैं। और दूसरी चीज है यहां पर इंटेंसिटी, जिसको आप ब्राइटनेस मान के चल सकते हैं, ठीक है। शिद्दत या ब्राइटनेस मान के चले, आसान अल्फाज में इंटेंसिटी को मैं ब्राइटनेस आपको कह सकता हूँ। अब जब उन्होंने इनके ग्राफ बनाना शुरू किए, तो ग्राफ बनाए बनाए जब उन्होंने, तो वो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ाते गए। फॉर एग्जांपल, वो एक चीज की इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान ग्राफ बना रहे थे, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इनका टेम्परेचर बढ़ाते चले गए। अब वो टेम्परेचर एग्जैक्टली क्या है मुझे याद तो नहीं है, तो मैं बुक खोल के आपके सामने वो टेम्परेचर्स और उनके ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। फिर मैं आपको उनको एक्सप्लेन करता हूँ, तो जरा देखिएगा, साथ साथ आपने देखते जाना है, अच्छे से समझते जाना है। तो ये मैं बुक से जरा देख के आपको ग्राफ बना के देता हूँ। अच्छा देखें जी, तो सबसे पहले उन्होंने एक ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया, और वो ग्राफ कुछ इस तरह से, क्योंकि सारी बात है इंटेंसिटी और वेवलेंथ का ग्राफ हमेशा कर्व आएगा, अभी हमने ऊपर बात की कर्व आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है यहाँ पर। तो यहां पर जब उन्होंने, अच्छा अब मैं पहले आपको एक और बात बता दूं। अच्छा देखें, यहां पर ना, यहां पर ये वाली साइड हमेशा शॉर्टर वेवलेंथ होगी और वो वाली साइड लॉन्गर वेवलेंथ होगी। यानी यहां पर लॉन्गर वेवलेंथ होगी, आपको पता है इधर को वेवलेंथ बढ़ रही है ग्राफ में, तो इधर लॉन्गर वेवलेंथ होगी, और इस साइड पर कौन सी वेवलेंथ होगी, शॉर्टर वेवलेंथ। यानी यहां से यहां जाएंगे तो फिर लॉन्गर वेवलेंथ आती जाएगी। अच्छा, अगली बात आपने ये याद रखनी है कि इस जगह पर, यहां पर होगी अल्ट्रावायलेट, इस जगह पर होगी विजिबल, और बाकी सारा रीजन होगा इंफ्रारेड का, ये याद रखना है। तो यूवी होगी, विजिबल होगी और इंफ्रारेड होगी। अब जरा ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं। जब आपने शुरू में ग्राफ बनाया बेटे, तो आपका ग्राफ आया कुछ इस तरह का आएगा, तो कर्व, तो ग्राफ बहरहाल आपका आया कुछ इस तरह का, ऐसे। अब यहां आप गौर करें, तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ये है ना, यानी मैक्सिमम रेडिएशन ये वाली मिलेंगी। तो ये कौन सी रेडिएशन है, कौन से रीजन में है ये इंफ्रारेड रीजन में है। और यहां पर आपने इसको गर्म कितने टेम्परेचर पे किया, आपने इसको 1000 केल्विन के टेम्परेचर पे गर्म किया। यानी कि जब आप 1000 केल्विन का टेम्परेचर देते हैं, तो आपके पास ये जो मोस्टली उसके अंदर से रेडिएशन जो निकलती हैं,
वो कौन सी रीजन की होती हैं? इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि ये इनविजिबल रेडिएशन है, यानी कि ऐसी रेडिएशन है जो हमें नजर नहीं आती। अब चूंकि ये रेडिएशन हमें नजर नहीं आती, यही वजह कि जब आप किसी भी चीज को थोड़ा सा गर्म करते हैं तो वो ग्लो करती हुई दिखाई नहीं देती। हमारे अंदर से भी रेडिएशन निकल रही है, हमारी बॉडी भी गर्म होती है ना, तो जो भी चीज गर्म होती है उसके अंदर से रेडिएशंस निकलती हैं, तो हमारे अंदर से भी रेडिएशंस निकलती हैं, लेकिन कौन सी? इंफ्रारेड। इसीलिए हम अंधेरे में ग्लो करते हुए नजर नहीं आते। आज तक आपने देखा कोई ऐसा इंसान जो अंधेरे में चमक रहा हो? तो अंधेरे में चमकते हुए हम दिखाई नहीं देते। ओके। तो अब हमारे पास वो इसलिए कि हमारे अंदर से जो रेडिएशन निकलती है वो इंफ्रारेड होती है। लेकिन आप इंफ्रारेड कैमरा से देखें तो आपको इंसान रेड कलर के नजर आते हैं। उनकी उनकी वो रेडिएशन फिर आप देख लेते हैं, जो कि मोस्टली नाइट विजन कैमराज में इस्तेमाल होता है। अच्छा, बहरहाल अब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और जब हम टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ चेंज हो जाएगा। तो अभी हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया और ग्राफ आया कुछ इस तरह। ये हमारा ग्राफ आया, ठीक है जी। ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से आया। थोड़ा सा मैं ग्राफ को थोड़ा सा, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो हमने जब टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर हमने किया जी 1260 केल्विन। तो ग्राफ ये आया। अब यहां गौर करने वाली बात क्या है? यहां गौर करने वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि अब जो मैक्सिमम वेवलेंथ निकली है वो थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ आ गई है, इधर। और मैंने भी बताया कि लेफ्ट की तरफ वेवलेंथ क्या है? शॉर्ट। तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो टेम्परेचर है बेसिकली वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेवलेंथ क्या होती जाएगी? शॉर्ट। यही वजह है कि यहां से ग्राफ इधर आ गया है, इस तरफ को शिफ्ट हो गया, क्योंकि इधर वेवलेंथ क्या है? शॉर्टर वेवलेंथ है, और थोड़ा सा विजिबल की तरफ आया। यानी कि अब थोड़ी थोड़ी लाइट आपको नजर आने लगेगी, थोड़ा थोड़ा ग्लो नजर आएगा, लेकिन मोस्टली फिर भी कौन सी होंगी? इंफ्रारेड होंगी। अब हम टेम्परेचर इसका मजीद बढ़ाते हैं। जब हम इसका टेम्परेचर मजीद बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह से। यहां भी अगर आप गौर करें तो आपके पास अच्छा, ये मैंने जरा ज्यादा ही ऊंचा बना दिया। तो अगला ग्राफ जब आप बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब इस ग्राफ में आप फिर गौर करें कि आपकी जो मैक्सिमम वेवलेंथ है या मैक्सिमम ब्राइटनेस है वो इस वेवलेंथ के लिए आई है, और ये वेवलेंथ फिर से क्या हो गई है? शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ चली गई है, क्योंकि टेम्परेचर मैंने यहां बढ़ा दिया है, और इस जगह पर जो टेम्परेचर है वो है हमारा 1450 केल्विन। तो यहां पर आप गौर करें तो आप मजीद इस तरफ को चले गए हैं, यानी जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेवलेंथ मजीद छोटी हो गई है, मैक्सिमम वेवलेंथ शॉर्टर की तरफ आप चले गए हैं। और उसके बाद जब आप टेम्परेचर मजीद बढ़ाते हैं, तकरीबन 1650 के करीब टेम्परेचर को अपने लेके जाते हैं, तो आपके पास जो वेव आती है वो कुछ इस तरह की आती है। जस्ट अ मिनट। अब यहां गौर करें आप, तो आपके पास जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो ये इस जगह पर आई है, और ये आपके पास है विजिबल रीजन। ये कौन सा रीजन है? दिस इज द विजिबल रीजन। अब यहां आपने बातों को जरा ध्यान से समझना है। तो ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आई, और मैक्सिमम वैल्यू यहां पर आपके पास कौन से रीजन में आई है? विजिबल रीजन में। ये जो मैंने डब्बा बनाया है ये बेसिकली कौन सा रीजन है? विजिबल रीजन। यहां मैंने इसको गर्म किया है 1650 केल्विन तक, ये भी याद रखिएगा। और यहां आपकी मैक्सिमम रेंज कौन सी वाली आएगी? विजिबल वाली आएगी। और विजिबल में आप जानते हैं 7 कलर होते हैं। 7 कलर कौन कौन से होते हैं? देर इज ब्लू कलर, ठीक है जी। देन देर इज वायलेट, देन देर इज वायलेट, देन देर इज इंडिगो। इंडिगो कौन सा होता है इनमें से मुझे पता नहीं, ये हम लगा लेते हैं इंडिगो की जगह, ठीक है जी। फिर ऑरेंज होता है, फिर ग्रीन होता है, फिर येलो होता है, और फिर रेड होता है। तो ये बेसिकली आपकी विजिबल रीजन में आएगी। तो अब यहां पर आप देखें कि मैक्सिमम लाइट आपकी विजिबल रीजन में है। यही वजह है कि जब आप बहुत ज्यादा उसको गर्म करते हैं तो तभी आपको ग्लो करता हुआ नजर आता है, क्योंकि विजिबल लाइट बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके डोमिनेंट होती है। ये बेसिकली जो लमर और प्रिंगशेम थे ना, उन्होंने जब
अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये जो ग्राफ मैंने भी आपके सामने बनाया है, ये उनकी सालों की मेहनत है। लमर और प्रेंगशेम ने कई साल ये मेहनत करने के बाद ये ग्राफ बनाया, जो कि मैंने अभी आपको इतनी आसानी से समझा दिया। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, ये जाके आप कभी मॉडर्न फिजिक्स में और पढ़ेंगे जाके बीएस लेवल पे, लेकिन जरूरत नहीं है। मैं भी ये बता रहा हूँ कि लमर और प्रिंशियम की जिंदगियों की मेहनत आपके सामने पड़ी हुई है, और ये इतनी आसान नहीं है। ये मैंने आपके लिए एफएससी लेवल पे इतनी आसान किया, इतनी आसान नहीं है ये। तो बेसिकली ये थी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। अब सवाल ये पैदा होता है बच्चों की तरफ से कि इनका मतलब की है, इनका की फायदा है। अब मैं आपके सामने इसके कोई दो तीन मतलब बताऊंगा इस ग्राफ के अंदर से, जो आपको पता चलेंगे कि अच्छा इस ग्राफ का ये मतलब है, या इस ग्राफ से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आपको यहां तक सारी बातें क्लियर है ना, तो आप ओके करें। अगर आपको किसी भी बात में छोटा सा माइनर सा 1% भी डाउट है, तो मेरे से फौरन पूछें जी बेटे। अच्छा जी, चलें अब मैं आगे चलता हूँ। चलें जरा देखें। अब हम यहां पर बात करेंगे रिजल्ट्स ऑफ कर्व्स, या रिजल्ट्स ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यानी कि ये जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमने पढ़ी है, इसका रिजल्ट क्या है, इसका हमें फायदा क्या है। अच्छा जी, जरा देखिएगा, पहला रिजल्ट जो यहां से हमारे सामने निकलता है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। यानी कि जो एनर्जी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो ये तो मैंने आपको कल भी बताया था, एंड आई होप सो कि आपको यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। तो ये आपके पास है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि कुछ वेवलेंथ ऐसी हैं जो आपके पास ज्यादा डोमिनेंट है, यानी वहां पर ज्यादा आपके पास उनकी इंटेंसिटी है, उनकी शिद्दत, उनकी ब्राइटनेस ज्यादा है। और कुछ वेवलेंथ ऐसी हैं जिनकी शिद्दत क्या है, कम। यानी मैं ये कह सकता हूं कि सम वेवलेंथ्स आर मोर डोमिनेंट देन अदर्स। कुछ वेवलेंथ दूसरी वेवलेंथ से जरा ज्यादा डोमिनेंट है, ज्यादा मौजूद है। अच्छा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पर हमारे पास निकलता है, वो है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने बहुत तवज्जो से समझना है। अगर आपका ध्यान नहीं था अभी तक के लेक्चर में, तो जरा अब गौर से समझना है आपने। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अच्छा, फिजा फिर क्लास छोड़ गई है। अच्छा जी, अब ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, जरा ध्यान से समझें आप। बेटा ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ को कहते हैं लैम्डा मैक्सिमम, एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और टेम्परेचर की प्रोडक्ट ले लें, तो वो प्रोडक्ट हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। प्रोडक्ट हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। बात समझ आई कि नहीं आई। इस बात का मतलब क्या है, जरा सुने। इस बात का मतलब ये है कि अगर आप मैक्सिमम वेवलेंथ और टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर हमेशा एक कांस्टेंट आता है। अब जरा सुने, इस कांस्टेंट की वैल्यू जो है ना, द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, दैट इज बेसिकली 2.9, 2.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, और साथ है
मीटर केल्विन, मीटर केल्विन, ये यूनिट जरूर याद रखना है, वैल्यू भी जरूर याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैं आपको क्या ही बताऊं। बस आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखें कि ये जो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 2.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ यू हैव टू स्ट्रिक्टली रिमेंबर दिस कांस्टेंट एंड द वैल्यू इज दिस कांस्टेंट, प्लीज। जी, यहां तक तो कोई मसला नहीं फिलहाल के लिए। अच्छा, अब इस लॉ को निकाला कैसे, ये आया कहां से, इसकी कोई कहानी एफएससी लेवल पर मौजूद नहीं है। ये आप एडवांस लेवल फिजिक्स में पढ़ते हैं कि वीन को ऐसा क्या ख्वाब आया था कि उसको ये पता चल गया कि वेवलेंथ और टाइम को मल्टीप्लाई, वेवलेंथ और टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ऐसी क्या मजबूरी थी इस बदतमीज आदमी की कि उसने ये लॉ डिस्कवर किया। ये हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल फिजिक्स में। अभी आपने सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि एक बंदा था जिसका नाम था वीन और उसने एक डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया था जो ये कहता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में निकलने वाली मैक्सिमम वेवलेंथ और टेम्परेचर की प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है बस। और कांस्टेंट की वैल्यू है 2.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर केल्विन। जी बच्चों, एनी प्रॉब्लम को मसला तो नहीं है किसी भी तरह का? इफ ऑल क्लियर काइंडली सेंड मी अ मैसेज ऑफ ओके ताकि मुझे पता चल जाए। अच्छा जी, बेटा तीसरा ताल्लुक है रेडिएशन एनर्जी और वेवलेंथ का, ठीक है। और ये आपने बहुत तवज्जो से समझना है, बहुत तवज्जो से कि रेडिएशन इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान रिलेशन क्या है। और ये वो ग्राफ है बेसिकली, जो ग्राफ मैंने आपको बताया ना वही है। अब जरा ये ग्राफ मैं आपके सामने एक दफा फिर छोटा सा ड्रॉ करता हूं और फिर आपने इसको जरा समझना है। ये पुट्ठा ग्राफ किधर से आ गया? अच्छा, इधर देखें जरा। आप सारे जानते हैं कि इस तरफ है इंटेंसिटी और इस तरफ है वेवलेंथ। अब बहुत तवज्जो से आपने बात को समझना बेटा। देखो, यहां पर हमेशा आता है कर्व। अब कर्व में होता क्या है कि स्टार्ट में आपके पास जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती है। और एनर्जी इंक्रीज होने से होता क्या है कि आपके पास जो वेवलेंथ और इंटेंसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है और इंक्रीज होती है अप टू अ मैक्सिमम लेवल। ये आ गई मैक्सिमम वेवलेंथ। यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ तक आपकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ दोनों क्या होती हैं? इंक्रीज होती हैं। और मैक्सिमम वेवलेंथ के बाद आपकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ दोनों क्या होती हैं? डिक्रीज होती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्टार्ट में इंटेंसिटी और वेवलेंथ दोनों इंक्रीज होती हैं। अ, मैं इसको ना कुछ इस तरह से लिख लेता हूं यहां पर कि अगर हम इनिशियल केस देखें तो इनिशियली क्या होता है कि आपकी वेवलेंथ और इंटेंसिटी इंक्रीज करती हैं। कहां तक इंक्रीज करती हैं? मैक्सिमम वैल्यू तक। तो इनिशियली होता क्या कि वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी इंक्रीजेस अप टू मैक्सिमम वेवलेंथ। यानी जब तक मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं आती तब तक ये इंक्रीज होती रहती हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है? फाइनली क्या होता है जी कि देन आपके पास जो इंटेंसिटी और वेवलेंथ है वो दोनों क्या हो रही होती हैं? डिक्रीज हो रही होती हैं। तो ये भी याद रखना है आपने कि शुरू में तो आपके पास ये दोनों इंक्रीज हो रही होती हैं और फिर बाद में क्या होता है? फाइनली बोथ डिक्रीज। यानी कि उसके बाद ये आप लिख सकते हैं यहां पर कि वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी डिक्रीज। जी, अब हम आगे चलते हैं और अगली बात करते हैं। और अगली बात है जी कि अगर हम इस कर्व के अंडर एरिया मालूम कर लें, एरिया अंडर वेवलेंथ, एरिया अंडर वेवलेंथ इंटेंसिटी ग्राफ। तो वेवलेंथ इंटेंसिटी ग्राफ के नीचे का एरिया आपको क्या देता है? और ये भी आपने बहुत तवज्जो से समझना है, काइंडली बहुत ध्यान से बहुत तवज्जो से जरा देखिएगा कि एरिया अंडर इंटेंसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है। मैं यहां पर आपके सामने एक और ग्राफ ड्रॉ करता हूं इसको समझाने के लिए, तो देखिएगा जरा। अगर हम बात करें एरिया अंडर इंटेंसिटी टाइम ग्राफ, वेवलेंथ ग्राफ की, तो ये आपके पास आ गया है ग्राफ। इस तरफ आपकी इंटेंसिटी है और इस तरफ आपकी वेवलेंथ है, लैम्डा है।
अगर आप इसके नीचे का एरिया मालूम करना चाहें, मतलब ये वाला एरिया, ये यहां से लेकर यहां तक, और फिर आप इसके नीचे का अगर एरिया मालूम करें, यानी कि दिस एरिया, तो याद रखिएगा कि ये वाला एरिया बेसिकली आपको देगा एनर्जी। क्या देगा? एनर्जी देगा। अब यहां पर आपने, मैं आपको एक बात बताता हूं, जरा देखिएगा, मैं टॉप पर लेकर जा रहा हूं, इस ग्राफ में देखें, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है इस कर्व का एरिया भी तो बढ़ रहा है ना। यानी शुरू में इसके अंदर जो एरिया है वो इतना ज्यादा हो जाएगा जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, और शुरू में जब टेम्परेचर कम है तो सिर्फ इतना सा एरिया। यानी कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है एरिया बढ़ता है, और एरिया बढ़ने का मतलब है क्या बढ़ती है? एरिया बढ़ने का मतलब है कि एनर्जी बढ़ती है। ऐसा है कि नहीं? इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं द एरिया इंक्रीजेस, एंड एरिया इंक्रीजेस का मतलब है कि एनर्जी भी इंक्रीज होती है। मैं आपको ये कह सकता हूं, ये जो एरिया अंडर ग्राफ है वो एनर्जी को शो करता है, और मैं आपको ये कह सकता हूं कि दिस एनर्जी इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये हमारा अगला पोस्टुलेट है जो कि है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, और वो भी मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे दूं। जस्ट अ मिनट, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा जी। अब इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। 1 2 3, गॉट इट। चलें आगे चलें। अब हमारे पास इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का आखिरी पोस्टुलेट है, और वो पांचवा पोस्टुलेट बन जाएगा हमारे पास, दैट इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। लें जी, जरा तवज्जो से समझें कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, प्लीज जरा फोकस करें। बेटा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ये कहता है कि टोटल एनर्जी जो कि निकलती है किसी भी मटेरियल में से, आप ये कहें कि टोटल एनर्जी, जस्ट अ मिनट, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है? वो ये कहता है कि टोटल एनर्जी जो निकलती है, और निकलने को कहते हैं रेडिएटेड, तो टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ टोटल एनर्जी के ऊपर, लफ्ज के ऊपर आपने फोकस करना है कि टोटल एनर्जी जो निकलती है 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में से, पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड, पर यूनिट एरिया का मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, वो एनर्जी बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। यानी कि वो जो एनर्जी निकलती है वो टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात का मतलब ये है कि आपकी जो एनर्जी निकलती है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की पावर 4। ठीक है जी। अब जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे फिर जाहिर बात है कि यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो बराबर का साइन और कांस्टेंट यहां पर आएगा सिग्मा। ये हमारा कांस्टेंट है सिग्मा, और साथ हमारे पास आ जाएगा टी की पावर 4। ये बेटे आपके पास बन गया स्टीफन बोल्ट्जमैन का लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन का कानून। ठीक है जी। यहां पर ये जो आपके पास हमने कांस्टेंट निकाला है, इस कांस्टेंट का नाम होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। दिस इज बेसिकली द स्टीफन, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, दिस इज बेसिकली द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके जी। और इसकी वैल्यू जरूर याद रखनी है आपने फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यू, कि ये जो सिग्मा है आपके पास बेसिकली ये बराबर है 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर -4। यूनिट भी याद रखना है और वैल्यू भी याद रखनी है। ये भी बिल्कुल उतना ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एंड ये भी आपने उसी तरीके से बहुत अच्छे से याद रखना है। ये भी एमसीक्यू है। अच्छा, यहाँ आपका ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का आर्टिकल खत्म हो गया। आपको किसी भी मौके पर अगर आपको इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आता, आपने फौरन मेरे से पूछना है। बस एक आखिरी चीज जो कि बेसिकली एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट
विल बी मैक्सिमम वेवलेंथ, कौन सी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, एमिटेड एट 1000 केल्विन, यानी कि 1000 केल्विन के टेम्परेचर पर कौन सी वेवलेंथ मैक्सिमम निकलेगी, ये सवाल है। इस सवाल को अब सॉल्व कैसे करना है? पहली बात हम देखें हमारा टेम्परेचर कितना दिया उसने। टेम्परेचर उसने हमें दिया है 1000 केल्विन, टेम्परेचर आ गया जी 1000 केल्विन। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। टेम्परेचर कितना आ गया जी? 1000 केल्विन। मैक्सिमम वेवलेंथ हमने मालूम करनी है। तो बेटा देखो आपको ये ला यूज याद होगा, लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। याद है कि नहीं याद? अगर यहां से आपने लैम्डा मैक्सिमम को निकालना है तो आप कांस्टेंट को किससे डिवाइड कर देंगे? टेम्परेचर से। सो यू विल हैव टू डिवाइड कांस्टेंट विद टेम्परेचर। कांस्टेंट को आप डिवाइड कर दें विद टेम्परेचर। नहीं जी, लैम्डा मैक्सिमम, अब ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू मैंने कहा था कि आपने याद रखनी है, और इसकी वैल्यू है 2.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। और टेम्परेचर हमने कितने केल्विन रखा हुआ है यहाँ पर? 1000 केल्विन। तो टेम्परेचर आ गया 1000। बस अब आपने इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा, और मैं वो आपके सामने लिख लेता हूं। दैट विल बी 2.9 मीटर्स। ये लीजिए, ये आपकी, बोले कोई मसला तो नहीं? तो इस तरह का अगर कोई सवाल आ जाए तो अब मेरा ख्याल है कि आप सॉल्व कर लेंगे, या अगर कोई इस तरह का एमसीक्यू भी आ जाए तो आप सॉल्व कर लेंगे। जी बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लें। अगर आपको कोई मसला को प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको बता देता हूँ। और बुक से इसको पढ़िएगा, रीड कीजिएगा। कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आए वो मेरे से पूछिएगा। वैसे मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, फिर भी कोई पॉइंट ना समझ में आए तो मेरे से जरूर पूछिएगा, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, मैं वॉइस कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं अभी। और अगर समझ आ गया तो ओके करें, शाबाश, जल्दी से।